प्लेस, आप जिस प्लेस का परिचय दे रहे हैं कि हम इलाहाबाद से हैं, हम लखनऊ से हैं, हम असम से हैं, हम बंगाल से हैं, तो अबाउट इन योर स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस जगह के बारे में। तो नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट मेड यू चूज़ टू डू ए पीएचडी, आपने पीएचडी करना क्यों चुना? इस तरह क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकते हैं। मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइव चैट ऑन है, क्योंकि आपके रिप्लाई में मुझे पता चलेगा कि मेरा साउंड सुनाई दे रहे हैं। वेलकम टू ऑल, मैं हूँ डॉक्टर नंदनाथ। तो यहाँ पे व्हाट मेड यू चूज़ टू डू पीएचडी, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बेसिकली इसमें आप आंसर देना होगा इस तरह की, ऑल्दो आई हैव लाइक माई academic job thus far, I believe that as a independent researcher I can contribute more. I am also quite interested in this topic and I don't think the issue I want to discuss have received enough consideration. तो आपको जवाब इस तरह होना चाहिए। And very important, there are the what do you प्लान टू डू आफ्टर यूर कंप्लीट द पीएचडी, आप जो पीएचडी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आई बिलीव माई पीएचडी डिजर्टेशन कैन लीड टू न्यू एरिया ऑफ रिसर्च इन दिस एरिया and I hope to build a successful research and career on it. And however, I am also curious in this future development option offered by this PhD program, and I want to work in academia, but I am also open to other possibilities. And it is very important and very interesting. There are the what is your weakness and what are your strength and weakness. तो जब आपके मेरा आवाज़ आ रही है अर्चना, मेरा आवाज़ सुनाई दे रही है? वेलकम। एक्चुअली मेरा शेड्यूल 7 बजे था और मैंने एक्चुअली इसमें कुछ इमरजेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था, क्योंकि हमारे एक कॉलीग हमारे बीच नहीं रहा, तो इसलिए मैं 7 बजे लाइव में नहीं आ पाए थे। तो सॉरी टू ऑल गाइस, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीएचडी का एडमिशन चल रहा है और क्वेश्चन आंसर किस तरह हो सकता है वो आपको जानना जरूरी है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इस तरह अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो डेफिनेटली मस्ट यू विल रिप्लाई देयर आंसर कि आई बिलीव आई हैव गुड रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड माई पास्ट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्क एंड सोन दैट आई कैन प्रेजेंट concept in a clear and sign out manner, and this I believe will aid me in the managing the volume of knowledge and what my PhD study must cover, as well as the difficulty of writing a strong thesis. And I wish I were more organized, and but I am not usually that way, and as per my postgraduate education such as the different subject must will highlight, and I want to address this, and I am hoping to start my doctoral program by taking advantage of classes and professional development possibilities. इस तरह आपको जवाब होना चाहिए। एंड समटाइम आप गलती से बोल देते हैं वीकनेस में कि माई लैक ऑफ वीकनेस इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट इज़ द रॉन्ग। इस तरह आप जवाब मत दीजिएगा, जो आपको नहीं बोलना है वो भी हम आपको बताएंगे। कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं कि माई लैक ऑफ वीकनेस इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड ओनली स्ट्रेंथ आई हैव द लैक ऑफ एनी, होल्ड ऑन। इस तरह आप जवाब मत दीजिएगा ताकि आपका इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा से आंसर देना होगा। और आज इस सेशन में काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके साथ हम शेयर करेंगे। सीधा लाइव चैट ऑन है, आप सीधा चैट कर सकते हैं और आपका मैं जवाब दूंगा। लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन है, किसी भी तरह दिक्कत हो रही है आप सीधा पूछ सकते हैं और मेरा सेशन एंड में हम हर क्वेश्चन का सवाल आपको देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आर देयर एनी ट्रेनिंग नीड यू कैन आइडेंटिफाई एट योर पीएचडी? क्या आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया या आपने उस टॉपिक में कुछ काम किया? एंड इसमें आप एकदम फ्लोरेंट्स क्लियरली रिप्लाई कि आई ट्रूली वांट टू शेयर माय फाइंडिंग्स। क्या हम ट्रूली शेयर करना चाहते हैं हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स को? एंड बट आई एम नॉट श्योर हाउ डू इट इन द मोस्ट एफिशिएंट effective, and the training course I took on public involvement I believe will be very beneficial to
मी बोथ एकेडमिक एंड ऑल्सो जनरली। तो बेसिकली आपका जवाब ये होना चाहिए जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हम सब जानते, हम इसको निकाल ही देंगे। आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू it in the most efficient way, and also must will reply, I truly want to share my findings with more people। हम इसको ट्राई करेंगे, हम इसको निकालेंगे, इस तरह हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे, ये चीज़ आपको सामने लाना होगा। व्हाई दिस टॉपिक, आपने जो भी टॉपिक चुना, मेरे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपने जो टॉपिक चुने हैं वो टॉपिक आप क्यों चुने हैं, व्हाई दिस टॉपिक, आपने इस टॉपिक को क्यों चुने। बेसिकली आपका आंसर इस तरह होना चाहिए कि माई करेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्च एज असाइन विद दिस PhD, कि हम जिस टॉपिक में हम काम करना चाहते हैं उसमें हम इंटरेस्टेड हैं और हमारे वर्तमान समय में वो बर्निंग इशू है, इस तरह आपको रिप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट, बट द चांस टू स्पेसिफिक एंड द गेन फ्रेश नॉलेज ऑल्सो appeal to me, the opportunity to explore the issue and that real interest me and did not seem to be present other initiative। इस तरह आपको रिप्लाई देना होगा, इस तरह अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक यू कैंडिडेट फॉर दिस PhD। बेसिकली सिंस द लेटर ईयर ऑफ माई, आपको बोलना होगा सिंस द लेटर ईयर ऑफ माई postgraduate study, I have been interested in this subject and this influenced my decision regarding the master program and added in my selection of an excellent dissertation topic, and I am very urged to continue conducting extensive research in this field as a PhD candidate। इस तरह आपको रिप्लाई देना होगा ताकि सामने वाले जो है वो खुश हो जाएंगे। आपको इस तरह पूछ सकते हैं कि what is your difficulties do you expert encounter and during your research। आपके सामने किस तरह डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, आप किस तरह डिफ़िकल्टी फाइंडिंग्स करेंगे, what is your problem oriented research basically। तो definitely you can reply there, I can see that it would be challenging for me to get some of the achieved material I need to look at for this research, and the first thing I will do is ask for permission and plan visit and create a systematic for the keeping track my discoveries, and I am planning to enroll in as well their practice training and the consult with my supervisor as I start to accurate this the curiosity on this project and also finding the problems। And definitely it is very important for another question, what would you like the impact of this topic। बेसिकली आपका जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो है, लेकिन इसमें व्हाट वुड यू लाइक द इम्पैक्ट ऑफ दिस टाइटल। basically then you will reply कि I want to spread my enthusiasm for this topic to a large audience। बेसिकली हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च जो है वो क्या सोशल बेनिफिट्स हैं, वो कितना बेनिफिट होगी। एंड आई इनिशिएट टू कीप अप ए ब्लॉग वेयर द जनरल पब्लिक can read about my study। I would also like to talk about educational activities with the area college and museum such as the different place which topic do you select। बेसिकली आपको हाईलाइट करना होगा, आपके टॉपिक के अंदर घुसना होगा कि आप उस टॉपिक में व्हाट वुड यू लाइक द इम्पैक्ट ऑफ इन योर टाइटल बेसिकली। एंड बेसिकली यहाँ पे जो आपको बोलना नहीं है, कई बार हम गलती से बोल देते हैं कि आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, हम समझ में नहीं आ रहा है सर क्या आप पूछना चाहते हैं। इस तरह आपने जवाब नहीं देना है, आपको इस तरह जवाब नहीं देना है, आप अपने टॉपिक को हाईलाइट करते हुए उस तरह आपको जवाब देना होगा। एंड नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर PhD एंट्रेंस इंटरव्यू, वर्तमान समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। हाउ विल यू फाउंड दिस, आप कैसे इस टॉपिक को ढूंढ पाए, कैसे आपने क्यों इस टॉपिक को चुने, कैसे आप कहाँ से इस टॉपिक को आपको लगा कि इस टॉपिक में हम PhD करना चाहते हैं। इस तरह आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन पूछने का जवाब वो है कि आप कितना उस टॉपिक में जानते हैं। मैं आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, हमारे साथ बने रहेंगे पूरे सेशन में।
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगी पीएचडी एडमिशन रिलेटेड, तो इसलिए बने रहे, हम एक एक चैट का हम रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट अनदर इस तरह अगर क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि हाउ विल यू फाउंड दिस टाइटल बेसिकली, तो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आई हैव फाउंड डाउन माई ओपिनियन फॉर आउटसाइड फाउंडिंग्स and I am early to look into any moderate and any other new topic types of the assistance offered by the institution। हमें हमारा गाइड के द्वारा हमें लगा कि ये बर्निंग टॉपिक है। एंड एडिशनली आई हैव मेड प्लान टू वर्क पार्ट टाइम and with the flexibility to increasing this my financial condition improve and I also work आप अपने गाइड के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, आपके गाइड के साथ आप मिलजुल के काम करना चाहते हैं, आप जो टॉपिक चुने हैं गाइड भी उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, तब हम उस टॉपिक में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए सर इस तरह मेरा जो टॉपिक है वो एज ए प्रपोजल के रूप में हम रखना चाहते हैं। इस तरह आपको बातचीत करना होगा ताकि उनको लगेगा कि ये कोऑपरेटिव है और ये टॉपिक में काम करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू जो पीएचडी एडमिशन में पूछा जाता है, व्हाई हैव यू चूजन टू स्टडी ए पीएचडी इन दिस यूनिवर्सिटी। आप जहाँ पे भाइबा देने जा रहे हैं वहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना पीएचडी के लिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में पीएचडी क्यों करने आए हैं। मान लीजिए आप बंगाल से हैं, हम बिहार का या दिल्ली का या कि अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए या आपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में अप्लाई किए, तो आपके सामने इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह आंसर देना होगा कि इन दिस एरिया आई हैव लुक्ड एट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिकॉज इट कंबाइन द डिस्टिंक्ट रिसर्च एंड perspective with the training program and that will satisfy my professional objectives and I believe this initiative to be the best of its kind and I was previously familiar with my potential surveyor and research and it has had a significant impact on how I have developed as a scholar and I can't wait to collaborate with them and the learn and the resource and also I will try the research also the different aspect and what is योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, आपका यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम पीएचडी करना चाहते हैं। एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग दिस रिसर्च ग्रुप या ग्रुप डिस्कशन, आप क्यों व्हाट कैन यू ब्रिंग टू दिस रिसर्च ग्रुप। बेसिकली आई कैन नॉट वेट टू यूटिलाइज द रिसर्च। बेसिकली यहाँ पे आप इस तरह आंसर दे सकते हैं कि आई हैव द नॉलेज एंड मोटिवेशन ऑफ एंगेज इन न्यू ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ माई प्योर एक्सपेरिमेंट्स एंड हुईज हैव equipped me and utilize the project material and such the related topic and collaboration and their statistical analysis मतलब आप वहाँ पे यूज करना चाहते हैं, डिफरेंट टेक्निक के वजह से यूज करना चाहते हैं और उसमें से आपका जो रिजल्ट निकलेगी वो अपना पीएचडी में आप उसको प्रयोग करेंगे। इस तरह आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी, आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। मैं एक लाइव सेशन में भी बताया था, इस तरह क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा स्कॉलर को पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू डू ए पीएचडी, आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर बेसिकली आप इंग्लिश में देना पसंद करेंगे, उसमें आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें क्लियरली यू रिप्लाई द क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर योर डिज़ायर to pursue a PhD, so the potential survey supervisor that you have given the matter some serious thought and consequently you were less likely to stop and having a solid reason and for awaiting the pursue a PhD and will help you perform better in the PhD interview and basically whether your motivation stem from personal ambition and your career path and your ability and overcome obstacle and your position and the knowledge of your topic basically यहाँ पे आपको आपके अंदर से वो चीज़ बाहर लाना होगा कि आप उस टॉपिक में पीएचडी करना चाहते इसलिए चाहते हैं कि आपके रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप वहाँ पे हाईलाइट कीजिए कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर ट्रेंडिंग,
व्हाट इज़ योर मेन ओपिनियन, और वहाँ पे आप सोशल बेनिफिट्स का भी एक लाइन पॉइंट को जोड़ते हुए आपको बताना होगा। आपको एक क्वेश्चन के आंसर में सारी कैंडिडेट के अंदर में जो क्वालिटी है वो पता चल जाता है कि वो सब्जेक्ट में कितना जानकार है और वो पीएचडी करने क्यों आया है। ये बेसिकली आपको फोकस देना है। और मैंने प्रपोजल राइटिंग में भी मेरा वीडियो है, आप लोग देखे होंगे कि हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। मैं हर एक चीज़ वहाँ पे डिटेल बताया। कई लोग उसको अच्छा से अगर मेंटेन करें तो मुझे लगता है कि आप पीएचडी में एलिजिबल हो जाएंगे और बहुत ही इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं व्हाट मोटिवेट यू टू डू ए पीएचडी बेसिकली, एंड यू विल हैव समथिंग टू स्ट्रीव फॉर if you have a clear and why and who is another advantage, and also difficulties may my face, and आप अगर वहाँ पे अपने बॉडी लैंग्वेज में आपके बात करने का तरीका में अगर कमज़ोर लगता है कि हम उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, डर जा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, कभी इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पीएचडी इंटरव्यू में मैं थोड़ी सी 2-4 बात बता दूं कि आप जहां पे बैठे रहेंगे आपके चारों तरफ 4-5-7 बैठे रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, आपका बोर्ड ऑफ स्टडी का मेंबर रहेंगे, प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर रहेंगे। तो ये सारी लोगों के सामने आपको बैठना होगा और हमेशा आप सबके तरफ देखते हुए आपको बात करना होगा। सबके तरफ एक दूसरे क्वेश्चन एंड होगा, दूसरे तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आई कांटेक्ट जो है हमेशा सबके तरफ देखते हुए आंसर देना है। ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको अगर पूछते हैं कि व्हाट मेक यू ए गुड पीएचडी कैंडिडेट, आप खुद को अच्छा पीएचडी एज ए रिसर्च स्कॉलर मानते हैं क्या, इस तरह आपको पूछ सकते हैं कि टेलिंग द पैनल व्हाई यू बिलीव यू आर क्वालिफाइड टू डू ए पीएचडी स्टडी is one of the most frequent question asked during the PhD interview. And knowing your advantage and disadvantage is essential, and you should prepare to talk about how you will handle any weakness you may have and what additional training you require during the graduate college and postgraduate college also, and what other development you require to put yourself on the academic career path. Of course, you should emphasize your strength as much as the possible during the interview also. And what do you think PhD बेसिकली इस तरह थोड़ी सी आज के सेशन में मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन के साथ चल रहा हूँ, किस तरह पूछ सकते हैं। What do you think PhD is about? Basically then you reply, one of the first thing I ask is the potential postgraduate student is this, as my offer I am qualified as postgraduate student, इस तरह आपको रिप्लाई देना होगा। The key to assessing your PhD interview is having through their understanding of what a PhD entail in terms of the scientific contribution and effort also. To make a effect with your work, you need to be aware of what you are getting into and ready to work hard work, and it involve more than just writing and strong study proposal, your skill, your ability, your achievements। आप क्या कर सकते हैं, क्या आप रिमोट सेंसिंग जानते हैं? अगर भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपके सब्जेक्ट में एडवांस स्टडी के बारे में उसको आप टाइटल के साथ कनेक्ट कीजिए कि हम इस मेथड में मेरा रिसर्च को हम आगे ले जाना चाहते हैं, आई एम द एलिजिबल फॉर एज ए कैंडिडेट। तो आपके आंसर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑल्सो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज वन थिंग्स एंड दैट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर सक्सेसफुल कंप्लीट योर पीएचडी प्रोग्राम। तो आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं। और आपको पूछ सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बार बार बोला, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ द फाइंडिंग्स, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ द सोशल बेनिफिट्स, व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, व्हाट इज़ योर चैप्टराइजेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने पहले भी बताया हूँ, तो ये इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने नहीं बता रहा हूँ। थोड़ी सी जो क्रॉस क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपको एनालिसिस करके आंसर देने का तरीका होना चाहिए थोड़ी सी एक्टिवली डिवोटेड, एंड एज ए द पैनल इज वेयर दैट रिसर्च इज
basically uncertain, and that you might need to change course and while working on it. आप जो काम कर रहे हैं, आप जो नया सोच रहे हैं, वो नया जो विचारधारा आपके अंदर में है, नया जो चिंतन का विकास आप कर रहे हैं, वो क्या आपने शोध कार्य में आप कितना जोड़ सके। आप जो भी एरिया के अपने टाइटल चूज करते हैं, आपके मन में अभी क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा टाइटल ये है, तो इस टाइटल से मेरे को क्या पूछ सकते हैं, आप जरूर कमेंट में कीजिए, तो मैंने आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप जरूर कमेंट करें कि सर मेरा टाइटल हमने इस तरह चुने हैं, तो मेरे को क्या किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जरूर चैट करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बिकॉज देयर इज नो राइट or incorrect response to this PhD interview question, it can be rather difficult, and since each of us the unique, the panel want to confirm how you will capitalize on your advantage to complete your thesis and make a effectiveness, basically वो देखना चाहते हैं। जो गाइड होते हैं रिसर्च गाइड, मैं भी रिसर्च गाइड हूँ, जो गाइड होते हैं वो स्टूडेंट को देखना चाहते हैं कि उसके अंदर में कितना एबिलिटी है फॉर रिसर्च, मतलब कि वो रिसर्च करने के लायक है या नहीं। वो आपके बातों में पता चलता है कि पता चलेगी कि आप रिसर्च करने के लायक में हो। सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाइड करने से आप पीएचडी में चांस मिल जाएगा, ये गलत बात है। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 2 सीट है, वहाँ पे 10 जीआरएफ अप्लाई किए हैं, तो 10 जीआरएफ के बीच फाइट होगा। जो जीआरएफ वाले अच्छे जवाब देंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे, उसी का सिलेक्शन होगी, ये आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ में आपको जोर देना होगा कि इंटरव्यू क्रैक, मेरा ऑलरेडी 2-3 सेशन इससे पहले हमने किया, उस सेशन का भी वीडियो आप ज़रूर देखें कि हाउ टू क्रैक पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू, जो हमारा सेशन था। नेक्स्ट अनदर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स डू यू हैव इन दिस रिसर्च फील्ड। ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने थीसिस में, क्योंकि कई सारा एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे कि सर मैंने एक कोरिलेशन दिखाएंगे इसके साथ इसका, तो वो सोचना होगा वो कोरिलेशन आदौ उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए आप ऐसा बोल दिए कि कोरिलेशन वहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको कोरिलेशन करेंगे बोलता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली जवाब देना होगा कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ पीएचडी यू आर अप्लाइंग फॉर इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट इट विल undoubtedly be helpful. The panel want to confirm the information on your resume and how your prior education and experiments and corresponding to this focus on your PhD topic, and they want to make sure you comprehend the subject matter, and fundamentally because success depend on it. Basically आपके टाइटल सिलेक्शन डिपेंड करता है कि उस टाइटल में कितना दम है। सीधी हिंदी बात है कि कितना दम है उस टाइटल में। अगर आपने टाइटल चुना, एकदम सही चुना कि उस टाइटल में काम नहीं हुआ, उस एरिया में काम नहीं हुआ, कि उस एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या कुछ ट्रू रिसर्च में जो आप करने जा रहे हैं, कि आप कुछ न्यू चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे पीएचडी के लिए। तो टाइटल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर टाइटल सिलेक्शन में टाइम ले, अच्छा से सोचे। मैं बताया कि आपने मेल कीजिए, आपके टाइटल मैं हेल्प करूंगा। अगर किसी प्रकार के टाइटल आप पीएचडी करना चाहते हैं, ज़रूर मेल करें, ताकि आपको सीधी सी हम हेल्प कर सके। सीधा आपको मेल में हम रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं बात करते करते बीच बीच में क्वेश्चन का चलेगा। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं हाउ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, आप इससे पहले काम किए क्या इस टॉपिक में। तो कई बार डिजर्टेशन या मास्टर डिग्री कोर्स में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने उस टॉपिक में काम किए होते या किए हैं, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए कि सर मैंने ये टॉपिक में हमने काम किया और हमने ये फाइंडिंग्स लाया, क्योंकि हमारा डिजर्टेशन था और उसमें हमारा शॉर्ट था, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बृहद रिसर्च करें और इसमें हमारे ये 4 जो ऑब्जेक्ट हैं हम इसको फाइंडिंग करना चाहते हैं। तो खुश हो जाएंगे सामने वाला कि आपने पहले भी सोच रहे थे, जब आप मास्टर डिग्री पढ़ाई कर रहे थे उस दिन से आप सोच रहे थे कि इस टॉपिक में काम होना चाहिए। तो इस तरह आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस जब बोलते हैं तो आप ज़रूर यस बोलिए कि यस सर,
I do anything, some things during my पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ड्यूरिंग माई डिजर्टेशन, ड्यूरिंग माई MPhil। अगर आप MPhil है, अगर आप स्पेशल पेपर में कुछ काम किए तो ज़रूर आप उसको हाईलाइट कीजिए और फिर आप उसको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आप फर्दर क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो प्रकार क्वेश्चन, क्यों आपने फ्यूचर में काम किया था, आप ये सब नो बोलेंगे। अभी क्यों करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे आपका क्वेरी होगी कि आप और कुछ जनरेट करना चाहते हैं, आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट आप निकालना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो मूल कोर कॉन्सेप्ट है आपका टाइटल। इसीलिए टाइटल लिखने का तरीका, प्रपोजल राइटिंग जो है, मेरा वीडियो अनदर सेशन में हमने बहुत सारा सेशन में हमने दिया था, वो जरूर आप देखें। दूसरी, हाउ यू कैन फर्दर बिल्ड योर स्किल बेसिकली। तो बेसिकली टू एडवांस योर करियर, आप अपना करियर को हाईलाइट कीजिए कि सर मैं फिर से इसलिए करना चाहता हूँ, टू एडवांस योर करियर and you choose to enroll a postgraduate college or university and delivering a ground breaking project is the important, but so is growing as a self-sufficient researcher, and you must therefore be able to evaluate your current skill and talk about the skill you will need to succeed in this in your postgraduate college, and consider how the professor and administrator may support you। आपने जो प्रीवियस काम किए, जो टाइटल में काम कर रहे थे कि वहाँ पे प्रोफेसर ने हमें ऐसे सजेस्ट किए थे, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस टॉपिक को मैं PhD करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। तो ये आपके बातों में वो चीज़ एक रियलिटी सामने आएगा, और जो कि इंटरव्यू लेने वाले जो है वो खुश हो जाएंगे कि सच में ये बंदा PhD करने के लायक है। एंड व्हाट इज़ द नोबेलिटी, बेसिकली नोबेलिटी ऑफ योर रिसर्च, of your thesis, nobility। what is the nobility basically? the यहाँ पे main important is the uniqueness of your research idea, and will ultimately determine its success, and the uniqueness of your work is thus one of the most important question in a PhD interview। the panel may note themselves, ask your question to further the evaluate on your addition to the body of the current knowledge, and even though you have already writing your proposal। तो इस तरह आपका जवाब होना चाहिए। and how did you come up with your proposal basically, and the PhD panel may give you a follow-up question, and that take a prior and one step by step and another step, next question to there you must be able to show that you are knowledgeable and about the state of this art of your field। बेसिकली यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा, कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके जो रिसर्च हैं, आप जो टॉपिक चुने हैं, इसमें जो चैप्टराइजेशन आप करते हैं, आप किस तरह चैप्टराइजेशन करेंगे, व्हाट इज़ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। बेसिकली फाइंडिंग्स को कई बार अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करना होगा। आपको बता दो, आप बोलेंगे सर फाइंडिंग्स को क्यों आप जोर दे रहे हैं। देखिए, आप किसी भी काम जब शुरू करते हैं, आपको फाइंडिंग्स को इसलिए हाईलाइट करना होगा क्योंकि आपका मेन रिसर्च का मेल फाइंडिंग्स मेन होते हैं। बेसिकली हम 500 पेज के रिसर्च या 400 पेज की रिसर्च करते हैं, फाइंडिंग्स होते हैं ओनली 2 पेज 3 पेज का फाइंडिंग्स है कि आप बेसिकली क्या किया। वो चीज़ को अच्छा से याद करके जाना होगा। याद रखिएगा, किसी दूसरे लोग लिख दिए और उसको आप रट दिए, लेकिन आप पकड़ जाओगे, पकड़ में आ जाओगे, आपको PhD सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। खुद सोचिए, खुद फाइंडिंग्स को निकालिए, और मैं मदद करूँगा। आप मेल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइटल में प्रॉब्लम है या मैं सजेशन दे सकता हूँ। ऐसे नहीं कि आपको कंप्लीट मैं ज़रूर सजेशन दूंगा, एक दिशा निर्देश ज़रूर दूंगा कि आप किस तरह आगे जा सकते हैं और क्या क्या आपका यहाँ पे गलती है। प्रपोजल आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने इस तरह व्हाट चैलेंज डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या चैलेंज लेना जानते हैं। यहाँ पे चैलेंजिंग बात है क्योंकि PhD इतना ईजी चीज़ नहीं है। मैं बोलता हूँ कि हर एक काम एक चैलेंजिंग टास्क होते हैं। जैसे कि यू कैन शो ऑफ हाउ यू अप्रोच द प्रोजेक्ट, how you approach your thesis and risk management by the answering the interview question, and you can better prepare for the
thesis and deliver in your interview and understanding and of what could go wrong, and it show the panel and that you were aware of the inherents and uncertainty in the PhD research, and basically sometimes people not confirm कि हमें PhD करना है, पिताजी बोल दिए कि हमें PhD करना है, बट आई एम नॉट इंटरेस्ट अबाउट PhD, तो हमें PhD पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कई सारा लाइव सेशन में पूर्व में बोल चुका हूँ, इसलिए वो सब चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ टॉपिक दे दिए और आप कंफर्ट नहीं है, तो दैट नॉट सक्सेस ऑन योर टाइटल। एंड हाउ डू यू डील विद द अनसर्टेन एंड चैलेंज, बेसिकली यहाँ पे आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, and the PhD panel can potential inquiry and more of the query by asking, and you how you would manage, basically how you would manage the difficulties, आप कैसे difficulties को manage करोगे, वो आपके सामने बड़ी challenge है। how you would manage the difficulties and unpredictability in your research, it is very interesting, and they don't anticipate you to anticipate every obstacle you will face, and inside they want to know if you can responsible design a research, and also having a well defined, there are the some thesis management and strategy development and also research methodology, it is very interesting for your research methodology, जो कि मेरा ऑलरेडी वीडियो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग सैम्पलिंग, अभी कमिंग एक वीडियो भी आ रहे हैं, कैसे कंप्लीट थीसिस राइटिंग के ऊपर भी रहेगा, वो भी वीडियो आने वाला है। एंड नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट आर योर करियर aspiration, basically the PhD panel will ask this question to better understand and whether you want to do work in higher education or industry after receiving your degree, आप PhD डिग्री के बाद आप क्या उसमें करियर में आप किस तरह लेंगे PhD डिग्री को। कई लोग इस टाइप क्वेश्चन जब पूछते हैं तो घबराहट आ जाते हैं कि हम PhD डिग्री के बाद, डिग्री मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हम समाज में क्या चीज़ दे सकते हैं। तो इस तरह आपके सामने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पे ओनली फॉर इनकम करना, ओनली फॉर पैसा कमाना, गाड़ी वाड़ी खरीदना, इस तरह जवाब आपको नहीं देना है। आपको जवाब होगी आपके रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो सोशल बेनिफिट के साथ उसको जोड़ना होगा कि मैं जिस सब्जेक्ट में PhD किया, उस सब्जेक्ट में PhD करने के बाद क्या हम उस विषय पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं अपने समाज में, और वो रिजल्ट के रूप में समाज में वो दिख रहा है, तो आपका सक्सेस है। आप वो PhD करियर में आपका वो आगे ले जाएंगे और सामने वाला जो है वो खुश हो जाएंगे सुन के कि अपना रिसर्च हम समाज के विकास में, अपना देश के विकास में हम आगे ले जाना चाहते हैं। जो आप काम कर रहे हैं आपका फाइंडिंग्स को जोड़ देना है। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोई और क्वेश्चन आपके तरफ से कि दिस इज़ समथिंग ऑलवेज डू एंड वाई। आप क्वेश्चन इज़ नॉट पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। कई बार होता है कि आपको पूछा गया है एक, आप जवाब कुछ दूसरा देते हैं, तो इस तरह जवाब नहीं मत देना है। आपको हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे जो मैंने एक अल्टीमेट जो कॉम्पैक्ट शुरू से जो आपको याद रखना होगा, कई लोग लास्ट में जुड़े हैं कि आपको ड्रेसअप, आपके अंदर पर्सनालिटी शुरू में ही आपको एंट्रेंस में जब आते हैं दरवाज़ा में, मैं आई कम इन सर, आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बैठने बोलेंगे तो आप बैठिए, नहीं तो खड़ा रहिए वहीं टेबल के पास। ये चीज़ को याद रखिएगा। चेयर को थोड़ा सा हल्का खींचिए और वहाँ पे बैठने के लिए बोले आप बैठिए, हाथ को सामने रखिए, सीधा बैठिए। कई बार पैर के ऊपर पैर लगा के बैठ जाते हैं, एक गलती नहीं करना है, ऐसे झुक के ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, ऐसा सीधा बैठना है। और जैसे आपको पूछा जाता है पहला सवाल मैक्सिमम जगह में जो पूछेंगे, व्हाट इज़ टेल अबाउट योर सेल्फ, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने बार बार बोला अपना परिचय बहुत ही शॉर्ट में देना है, ज़्यादा बड़ा लंबा सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल बात करना है कि आप कहाँ से आए हैं,
और आपने क्या किए हैं कि एमए या एमएससी विद नेट या जेआरएफ या विद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड रैंक आप बता दीजिए। फिर उसके बाद बताए कि मैंने ये इंटरेस्टेड है और मैंने ये काम किया, और जो भी आपने जो यहाँ पे शॉर्ट में बताना होगा, जो मैंने पहले भी बताया 2-3 लाइव सेशन में भी आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बोलने का साउंड, अर्थात कि ऑडियो जो है आप ऐसा ज़्यादा ज़ोर से ना बोले और ज़्यादा स्लो ना बोले, ताकि हॉल में जो है वो हॉल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वॉल्यूम अपना वॉल्यूम ज़ोर से बोलना है कि आपका स्लो बोलना है। ये चीज़ को याद रखना होगा। दूसरी चीज़ है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला जो है उसके आपको नहीं होना चाहिए कि कोई एक साइड से पूछ रहा है उसकी तरफ आप देख रहे हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं। जी सर आपका ये क्या है, जी सर, मतलब आपके फोकस उसी की तरफ है। आपको चारों तरफ देखते हुए बताना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है। ये बेसिक, ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। मतलब आपको सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, ये आपका बॉडी लैंग्वेज से लेके सारी बातें जो है इसको याद रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, आप जहाँ से हैं, जैसे मान लीजिए आप बोल दिए कि आप दिल्ली से हैं, तो आप दिल्ली के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपके अंदर में सब चीज़ होना चाहिए। किससे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। भले आप टॉपिक कोई दूसरा जगह से आप बताना चाहते हैं कि मैं काम करूँगा जौनपुर सिटी के ऊपर, और आप मान लीजिए दिल्ली के बासिंदा है, तो आपके दिल्ली के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार अपने टॉपिक टाइटल से दूर हट के भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं जो अपने टाइटल चूज कर रहा है। ये चीज़ याद रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए और एकदम आज से उसमें पीछे पड़ जाइए। जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जितने गाइड है पूरा जानकारी ले ले। कौन गाइड क्या एक्सपर्ट है। सब टीचर सब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते। आपके विषय में बहुत सारा ब्रांच होगी। सपोज एग्जाम्पल जियोग्राफी सपोज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जियोग्राफी से हूँ। मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आपका फिजिकल जियोग्राफी, ओशनोग्राफी, आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी या रिमोट सेंसिंग जीआईएस, एप्लीकेशन बेस्ड कोई प्रोग्राम है, सेटलमेंट या पॉपुलेशन डेमोग्राफी रिलेटेड। तो हर टीचर जो है ऑलराउंडर नहीं है। इसीलिए उस यूनिवर्सिटी में देखिए कौन कौन गाइड, कौन सा उसका स्पेशलाइजेशन है। वेबसाइट जरूर विजिट कर ले, ताकि इंटरव्यू के टाइम आपका आधा काम हो गया। अगर पूछ दिए कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आप बोलेंगे सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्रोफेसर ओमुग ने इसमें काम किया, प्रोफेसर ओमुग ने इसमें काम किया, तो मेरा टॉपिक भी इसी रिलेटेड है, तो सर मैं इसलिए तो इसमें एक क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट को पता लगता है अरे वो कैंडिडेट बहुत आपके बारे में जान चुके हैं और सब्जेक्ट के बारे में भी उसके पास नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं उसको टिक लग जाता है बंदा को। और सामने वाले को पूछे कि आपने ये टॉपिक में आपको गाइड कौन होगी कि क्या होगी नहीं होगी, वो बात की बात है क्वेश्चन में। तो जनरल जो चीज़ है वो याद रखना है। दूसरी चीज़ है अपना जो एडमिशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली आपका रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन, अर्थात रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छा से जानना होगा। रिसर्च रिलेटेड जैसे कि रिसर्च, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, आपका डेटा कलेक्शन, आपका क्वेश्चनर, ये जो चीज़ है ये भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन प्रोसेस, क्वेश्चनर प्रोसेस, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका रिसर्च टाइप्स और सैम्पलिंग और आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये चीज़ को आपको सिस्टमेटिकली जानना होगा। टॉपिक तो बाद में आप जो भी रट के जा रहे हैं या अच्छा से याद करके जा रहे हैं वो तो आप बोलेंगे ही, बट ये जो प्रिलिमिनरी जो चीज़ है रिसर्च के बारे में, उसको आप थोड़ू बेसिक नॉलेज लेके जाइए, क्योंकि आपको कॉमन क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि रिसर्च क्या है। आपको पूछ दिए कि रिसर्च क्या है, रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है। आपके टाइटल में आपने जो टाइटल लिए हैं आप खुद को पूछिए कि आपके टाइटल के मेथोडोलॉजी क्या है और उस मेथोडोलॉजी आपने क्यों लिया। आपका हाइपोथेसिस क्या है, आप इस हाइपोथेसिस में आपने ऑब्जेक्ट कितना लिया, हाइपोथेसिस कितना लिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट में 4 हैं, हाइपोथेसिस 12 है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इंट्रोडक्शन आपने लिख रहे हैं, कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा है, आपके टाइटल में कुछ दूसरा लिखा है, टाइटल इंट्रोडक्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो क्या प्रपोजल है ये।
तो ये जो छोटे छोटे चीज़ है, ये जो छोटे छोटे मैंने बात जो बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीएचडी इंटरव्यू एडमिशन से रिलेटेड है, और आपको इस जगह में अच्छा से उसमें रिप्लाई देना होगा, अच्छा से बताना होगा। आप हम चैट में देखते हैं कौन क्या क्वेश्चन पूछे हैं। उससे पहले मैं एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या क्या डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, क्या आपके पीएचडी करने के लिए प्रेरित कौन करता है, क्या आपको पीएचडी बहुत ही सरल लगता है, क्या आप पीएचडी अगर बोलेंगे नहीं कठिन लगता है तो पूछेंगे क्यों कठिन लगता है, आपके पिछले अनुभव क्या है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई काम किया, आपने फील्ड स्टडी किया, आप पायलट स्टडी किए, आपके शोध जो है, आपने जो शोध पत्र जो बनाए हैं इसमें कितना रेफरेंस का आपने इस्तेमाल किए, कितना लिटरेचर रिव्यू आपने देखा। तो 2-4 लिटरेचर रिव्यू का आपको ऑथर नेम क्या बताया उसको भी पढ़ के जाना होगा, नहीं तो आप वहीं पे जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है, मैं हमेशा प्रमोट करना चाहता हूँ, यंग रिसर्चर को हम आगे लाने जाता हूँ कि हमारे भारत में अच्छा रिसर्च हो, ट्रू रिसर्च हो, जिसमें हमारे देश आगे बढ़ सके। आपको पूछ सकते हैं कि आप अनिश्चितता और चुनौतियों की कैसे सामना करेंगे, आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, व्हाट इज योर चैलेंज, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज योर थॉट्स, व्हाट इज योर बेनिफिट। ये जो चीज़ है, मैं बहुत सारे चीज़ आपको एक कनेक्ट करना चाहता हूँ कि एक कॉम्पैक्ट आपने एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो। मैंने इसीलिए लिखा कि 100% ये जो मैंने जो आपको बताया, किसी भी इंटरव्यू पैनल आप देख लीजिए, आपने बहुत सारा इंटरव्यू फेस किए होंगे, मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बात को अगर आप एकदम अच्छा से मेंटेन करें कि मेरे को इस तरह चलना होगा और इस तरह प्रिपरेशन लेना होगा, तो 100% आप आंसर दे के आएंगे और 100% सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर में आपका नाम देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं चैट को एक बार देख लेता हूँ, कौन कौन चैट किए, जो पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। जियोग्राफी लवर अर्चना सिद्दीकी वेलकम। और यहाँ पे देख रहे हैं चैट में, सर आई क्लियर माई नेट एंड जीआरएफ दिस ईयर, कैन आई ट्राई यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बट मेरा पीएचडी एडमिशन नहीं हुआ है। देखिए, पहला सवाल जियोग्राफी लवर का यहाँ पे देख रही हैं कि आपने जीआरएफ नेट पास, जीआरएफ क्लियर, अच्छा आपने नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉलेज रिक्रूटमेंट होता है, आपको बता दूं कॉलेज रिक्रूटमेंट 2 तरह का है। कई जगह में डायरेक्ट कॉलेज सर्विस कमीशन में डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन में सीएससी का इंटरव्यू आप एलिजिबल है। दूसरी जो पीएससी होते हैं बहुत सारे स्टेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो सीट निकालते हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यूनिवर्सिटी में भी कई सारे जगह में अप्लाई कर सकते हैं बिना पीएचडी नेट में। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जितने लोग अप्लाई करते हैं मैक्सिमम सब नेट विथ पीएचडी रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्किंग ज़्यादा मिलता है। नेट विथ पीएचडी तो उनका मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आप हमेशा कॉलेज अप्लाई कीजिए, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ पे निकल रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के थ्रू हो या यूपीएससी के थ्रू हो, यूपीएससी से भी निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका जीआरएफ है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपका फेलोशिप भी चालू हो जाएगा। जियोग्राफी लवर से क्वेश्चन था, अपना नाम बताइएगा प्लीज ज़रूर। यहाँ पे दीपक अहिरवार ने पूछा है, सर टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। सारी चीज़ आपको मैंने बताया किस किस तरह क्वेश्चन होगी। दीपक अरियर के क्वेश्चन है, फॉरेस्ट फायर हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। वाह, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जियोग्राफिकल अप्रोच काम कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉरेस्ट फायर हैजर्ड वल्नरेबिलिटी बहुत अच्छा है टॉपिक। कुछ इसमें पैरामीटर का आपको इस्तेमाल करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हैजर्ड के बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट फायर कितने प्रतिशत होते हैं और कौन सा सीजन में होते हैं और कितना अमाउंट होते रहता है या कम होते रहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होगा। होता है क्या बालाघाट में फॉरेस्ट में आग जलता है, ये आप मेरे को बताइएगा। मेरे ख्याल से मेरे पास तो इस तरह न्यूज़ नहीं है बालाघाट में आग जला है कभी। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अप्रोच, जियोग्राफिकल अप्रोच आप जो लिखे हैं, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग जलना, देखिए जो चीज़ नहीं होता है तो मत कीजिए टॉपिक में। यहाँ पे जियोग्राफी लेवल लिखते सर आई क्लियर। यहाँ पे दो दिख रही हैं, सत्यव्रत कर्मकार, नमस्कार।
सभी को नमस्कार। यहाँ पे जो कमेंट आ रही हैं, लाइव चैट ऑन है, आप लाइव चैट कर सकते हैं, आपको जवाब देंगे। आप लाइव में सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक बोल रहे हैं ये सर। अच्छा, फॉरेस्ट फायर हुआ है बालाघाट में, तो आप यहाँ पे काम कीजिए। बट देखिए, फॉरेस्ट रिसोर्स में आप जब स्टडी करेंगे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। क्या आपने सब्जेक्ट बैकग्राउंड बताएंगे, आप कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं, कौन से सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, मतलब जियोग्राफी के हैं या इन्वायरमेंटल साइंस, या आप किसी सोशियोलॉजी या दूसरे जियोग्राफी। देखिए, आपका फॉरेस्ट कवर एनालिसिस में इस तरह प्रोग्राम में आपको मैपिंग का बहुत सारा काम है। आप इसको रिमोट सेंसिंग के साथ अप्लाई कीजिए, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के साथ, ताकि आपके इस टॉपिक में काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगी। और इस टॉपिक अगर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपने कमेंट किए हैं यहाँ पे, आपके जो टाइटल है जियोग्राफी से हैं, तो आपको यहाँ पे पूछेंगे हाउ डू यू कोलाबोरेट, आप इसको कैसे कोलाबोरेट करना चाहते हैं। जो वॉलंटियरिटी की बात आपने किए, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर में क्या इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रही हैं, उसको भी आपको हाईलाइट करना होगा। और वहाँ पे लोकल पीपल का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ, व्हाट इज़ द मेन नीड्स, सोशल नीड्स, और रोल क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है क्या वहाँ पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या करते हैं वहाँ पे। जब जंगल में आग लगता है तो वहाँ पे पब्लिक पीपल का क्या अवेयरनेस है, या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ले रहे हैं उसके बारे में, उसकी अवेयरनेस के बारे में। तो आपके टॉपिक में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको तैयारी कीजिएगा। और आपके टॉपिक में जो आपने टाइटल चुने हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव को अच्छा से आप स्टडी कीजिए, क्योंकि अपना टाइटल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे और आपको पूछ सकते हैं कि आपने जियो स्पेशल अप्रोच यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो जियो स्पेशल अप्रोच में रिमोट सेंसिंग का आप प्रयोग करेंगे। मिनिमम 30 ईयर्स बिफोर डेटा को लेना होगा। आप वर्तमान समय में जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टाइटल आपने चुना, 30 साल पहले के परिस्थिति में क्या था, वर्तमान में क्या कंडीशन है, व्हाट इज द चेंजेस, चेंज भी दिखाना होगा यहाँ पे आपको। और रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्निक्स का एप्लीकेशन भी करना है। और यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड आपका जो भुवन एनआरसी, आप इसको सीख लीजिएगा। वेबसाइट में जाके bhuvanNRC.com से सैटेलाइट डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके लिए भी मैं सेशन लाऊंगा कि कैसे हम सैटेलाइट डाटा को डाउनलोड कर सके। तो वो भी आपको पूछ सकते हैं कि भारत में आप सैटेलाइट इमेजरी कहाँ से मिलेगी आपको, तो आप ज़रूर bhuvan.nrc का नाम लीजिएगा, क्योंकि bhuvan.nrc काफ़ी डेवलप है और सैटेलाइट इमेजरी आपको मिलेगी, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप फॉरेस्ट के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी प्लानिंग जो है वो क्या सही मात्रा में लागू है या कितना बेनिफिट मिल रही है, ये चीज़ को आपको हाईलाइट करना होगा। आपको पूछ सकते हैं ये चीज़, तो इसको अच्छा से आप तैयारी कीजिएगा। दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन सर लैंड यूज चेंज, लैंड यूज, लैंड कवर एनालिसिस। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दीपक। मैं आपको बताना चाहूँगा, लैंड यूज वर्तमान में बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा प्रोफेसर लैंड यूज, लैंड कवर में काम किया है। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, आप अर्बन एरिया के ऊपर काम कीजिए। लैंड यूज, लैंड कवर चेंज, वर्तमान रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है उसके साथ काम कीजिए। मेरे ख्याल से इस तरह काम हुआ नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशन जो आपका लैंड यूज, लैंड कवर एनालिसिस में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रही है। जो सेंट्रल इंडिया में जो सिटी एरिया है, आपको बता दूं, जो सेंट्रल इंडिया प्लेन एरिया में बहुत काम हुआ है लैंड यूज, लैंड कवर में, आप सेंट्रल इंडिया में काम कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड में जो सेंट्रल पेनिनसुलर आपका प्लेटो रीजियन, बेसिकली प्लेटो रीजियन में जो सिटी है वो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होते जा रही हैं और डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हो रही हैं, जो कि आज के दिन लोकल जो मार्केट है, जो बाज़ार या मंडी अगर देखेंगे गांव में, सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जी के जो रेट है, किसी भी वेजिटेबल्स का रेट अगर कंपेयर करें मैदान एरिया और प्लेटो एरिया में, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे एग्रीकल्चर के जो फार्मर है वो प्लेन एरिया में भी वही प्रॉब्लम हो रही है दिन के दिन, और प्लेटो रीजियन में भी हो रही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेटो रीजियन में लैंड यूज, लैंड कवर का जो इम्पैक्ट है
उसको आप लोग काम कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम प्लेन एरिया में बहुत सारा काम हुआ है, दामोदर रिवर में, सुंदरबन रीजियन में, आपका वो नॉर्दर्न यूपी, साउदर्न यूपी, आपका पंजाब हरियाणा में बहुत काम हुआ है लैंड यूज लैंड कवर एनालिसिस में। तो मैं चाहता हूं कि अर्बनाइजेशन जो है और वो लैंड यूज लैंड कवर के साथ इसमें काम कीजिए, काफ़ी आपका रिजल्ट मिलेगी और आपने पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है आपका सेंट्रल इंडिया में आप करिए, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा होगी। क्योंकि कई बार आपने टॉपिक बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार वो काम हो चुका है, आपने कहीं नेट से, कहीं इंटरनेट से आप उस टॉपिक को उठा के सेट कर दिए, तो जो आपको इंटरव्यू लेने वाले हैं वो प्रोफेसर है, हर आपका एक लाइन आप जो आंसर बताएंगे वो समझ जाएंगे आप कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। इसलिए कभी कॉपी मत कीजिए, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने लाइए, और किसी प्रकार अगर दिक्कत होती है आप ज़रूर मेल करें, ताकि आपको सीधा हम मेल से संपर्क कर सके और आपको मैं सजेशन दे पाऊँगा। और अगर कुछ भी टाइटल से कोई बातचीत हो, सीधा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कि आप ये चीज़ को अच्छा से देख ले, ताकि आपको पीएचडी एडमिशन में दिक्कत ना हो। आपके टाइटल के रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने बार बार बोला, आपके जो भी टाइटल है उस टाइटल को ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो आप लिख रहे हैं, वो सब सारी चीज़ कनेक्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कुछ और बताते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ और बताते हैं, हाइपोथेसिस कुछ और बताते हैं। तो हाउ टू डेवलप इन योर थीसिस, आप कैसे पीएचडी करोगे? आपका टाइटल कुछ और है, ऑब्जेक्ट कुछ और है, हाइपोथेसिस कुछ और है, तो वो आपको पीएचडी नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज़ मेंटेन करना होगा, क्योंकि सारी मैंने लाइव सेशन अभी 50 मिनट होने जा रहा है कि किस तरह क्वेश्चन आपके सामने कर सकते हैं और हमें जवाब किस तरह देना होगा, ये सारी चीज़ आपके सामने है। और आपको बता दूं कि कई बार जो क्वेश्चन सामने जो है बहुत ही नॉर्मल इजी सवाल आपके सामने करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो उसमें आप सीधी सी फ्री ऑफ एकदम जो आपको एकदम पता ही नहीं है, जो उसके बारे में आप जानते ही नहीं है, तो उसको आप बोल दीजिए सर सॉरी सर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। चुपचाप मत बैठे रहिएगा कि हमें याद नहीं है तो मुंडी नीचे करके बैठ गए। तो सीधी सी एक फेस टू फेस बात करने का प्रयास कीजिए। फॉरेस्ट फायर के लिए सबसे बेस्ट रीजन कौन सा होगा, हो सकता है इंडिया में सर। इसमें आप देखिए जी, यहाँ पे हीट वेव का भी बहुत सारा रोल है। अगर आप सेंट्रल इंडिया ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट मेरे ख्याल से जो एरिया में फॉरेस्ट फायर, तो उसमें आप हीट वेव को रोक नहीं सकते कि हमारा ज़्यादा सूरज से तापमान आ रही है, गर्म हो रही है, जंगल में आग जल रही है। या अगर झूमिंग कल्टीवेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, जहाँ पे झूमिंग या स्टेपिंग कल्टीवेशन हो रही है, कहीं पे जंगल में आग जला देते हैं और वहाँ पे फिर खेती करते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर ऐसे। बट वो चीज़ बहुत ही अभी कम हो गए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारा स्टेप ले रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे भारत में उतना ज़्यादा नहीं है। और कई बार होता है कुछ पॉलिटिकल इशू में कोई दूसरे लोग आग लगा देते हैं, हमें फाउंडिंग नहीं पता चलता है, सिक्योरिटी के भाव के हमें पता नहीं चलता कि जंगल में आग कैसे जला। जंगल में जो आग जल रहा है वो कारण हीट वेव के वजह से है कि कोई आग जला दिए थे, कि या वहाँ पे क्या कारण है, वो आपको कहीं ना कहीं पायलट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कि हम मध्य प्रदेश के ऊपर अगर करें, हम अगर किसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे डिग्रेडेशन फॉरेस्ट के ऊपर काम करें, तो वो आपका एक पायलट स्टडी आपको करना होगा, या सेकेंडरी डेटा आपको देखना होगा क्या वो सही मात्रा में, सही तुलना में वहाँ पे फॉरेस्ट फायर के लिए वो लायक है, या वो रिसर्च के लिए यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। देखिए रिसर्च में तो टॉपिक बहुत सारा है, क्या वो जगह में वो सूटेबल होगी, वो चीज़ पहले सोचना होगा। क्या हम रिसर्च भूगोल में करने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के कुछ टॉपिक ले लिए और ऑलरेडी उस टॉपिक में काम कर डाले कोई लोग, वो तो होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ लागू नहीं है हम उसमें लागू करेंगे तो उसमें होगा नहीं। आप अगर इसमें फॉरेस्ट रिसोर्स के अगर काम करें तो आपको मैं सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि मॉनसून मीटरोलॉजी के साथ जोड़िए। और अभी वर्तमान समय में जो प्लेटो एरिया के रिवर है, जैसे इन माई ओन ओपिनियन, जो सेंट्रल इंडिया में बहुत सारा ड्रेनेज एरिया है, जैसे महानदी रिवर बेसिन एरिया,
या आप उसमें ले लीजिए साउथ में चल दीजिए गोदावरी या कृष्णा कावेरी जो रिवर बेसिन एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट के ऊपर आप एनालिसिस कीजिए, वहाँ पे फॉरेस्ट के जो आपका ग्रोथ जो है उसके ऊपर काम कीजिए ताकि बेनिफिट होगी। वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड कई सारा जगह में हो रही है तेज़ी से। कई पेपर न्यूज़ में दिखाता है कि तेज़ी से डिग्रेड हो रही है। वो कहाँ पे हो रही है? वो मैदान एरिया में ज़्यादातर हो रही है। ज़्यादा ऐसे नहीं कि जंगल जहाँ पे था वो जंगल को पूरे काट के पूरे ख़त्म कर डाले हैं। कई प्रेस मीडिया के गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हमारे रिसर्चर जो है उसके मूवमेंट दूसरे तरफ चले जाते हैं। मैं खुद देखा बहुत सारा प्लेटो रीजियन में जो नदी है उसके नदी के किनारे पूरे वेजिटेशन भरा हुआ है। बारिश के समय में जाइए और जैसे समर सीजन में वो वेजिटेशन कहीं ना कहीं उसमें हीट वेव के कारण गर्मी के कारण वहाँ पे पानी सूख जा रहे हैं। तो जो प्लेटो एरिया को रिवर है पानी नहीं रहता तो वहाँ पे प्लांटेशन अच्छा से नहीं हो पाता, वो फैक्ट है। लेकिन हाउ टू डेवलप इन योर इरिगेशन, हमें अगर बैरेज बनाना है नदी में, जो सेंट्रल इंडिया जितने प्लेटो एरिया का रिवर्स ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, अगर हम बैरेज बनाते हैं तो बैरेज के हाइट को हमें देखना होगा कि कितने हाइट में पानी थोड़ा कंजर्व हो, क्योंकि पानी अगर कंजर्व होगी तो वो एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं विकास होगी, अच्छा से वो डेवलप करेगा। अगर वो पानी का लेवल ही नहीं है, वहाँ पे हम बैरेज बनाए नहीं है, पानी जो ढाल के अनुसार बहते 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 बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, ये मैंने खुद देखा। अब महानदी आप आ जाइए छत्तीसगढ़ या इधर में, अब गोदावरी में देखिए, कृष्णा कावेरी, पूरे जो ढाल के अनुसार जितने हमारे सेंट्रल इंडिया में रिवर का जो फ्लो है पूरे ईस्ट की तरफ है, पूर्वी दिशा में है, सारी पानी का पूरा धुलाई हो रहा है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो कहीं ना कहीं हम वो ढाल को इस्तेमाल करते हुए बैरेज को अगर बनाएं, जो डैम बहुत सारा है वर्तमान में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम उस तरीके से मैनेजमेंट के थोड़ी सी और डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पे उस पानी को हम फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर हम नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको हम बचा सके। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिसोर्स का लैक ऑफ फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर ग्लोबल देखें पूरे विश्व में तो फॉरेस्ट फेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बड़े बृहद एरिया में काम कीजिए तो मैं चाहूँगा कि आप वर्ल्ड लेवल पर काम कीजिए ताकि आपका एक अच्छा रिसर्च होगी। और दूसरी चीज़ है, अगर आप इंडिया में काम करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ अरावली जो सेंट्रल इंडिया आप लेना चाहते थे, बालाघाट एरिया या आपका बेसिकली 35 या 40% फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे है या फॉरेस्ट लॉस हो रही है फायर के कारण, तो आप वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ी सी पायलट स्टडी की आपको ज़रूरत है, वो ज़रूर आप कीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आज की सेशन में जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखा कि किस किस तरह पूछ सकते हैं और हम उसके जवाब किस तरह देना चाहिए, क्या सब आप पीएचडी करेंगे। मैं उम्मीद है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले, आपका तैयारी अच्छे से हो। आज ही आप जो टाइटल बनाए हैं उस टाइटल का इंट्रोडक्शन सही है कि नहीं, उस टाइटल का ऑब्जेक्ट सही है कि नहीं, उस टाइटल का हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, उस टाइटल का लिटरेचर रिव्यू सही है कि नहीं, वो फाइंडिंग सही है कि नहीं, और आपका जो रेफरेंस लिखने का तरीका वो कैसा है, वो सारी चीज़ आपको देखना होगा। कई लोग क्या होते हैं, रेफरेंस लिखने का तरीका जो है वो गलत है, रेफरेंस लिख नहीं पाते। तो ये चीज़ को मेंटेन करना होगा, आपको अच्छा से लिखना होगा कि रेफरेंस कैसे लिखा जाए। अपने ऑथर नेम जैसे दिया गया है, फिर आप साल लिखिए, कमा लिखिए, फिर आपका जो टाइटल है उसको लिखिए, कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर लिखिए, कहाँ का है। तो ये सारी एक कंप्लीट सिस्टमेटिक लिखना होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप जो रेफरेंस में जो इसका नाम लिया वो चीज़ आपने प्रपोजल के अंदर मेंशन है कि नहीं है। कई लोग रेफरेंस में नाम है लेकिन आपने प्रपोजल के अंदर में वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये कहाँ से आ गया यहाँ पे नाम सेनगुप्ता अमुक या कोई पीटरसन अमुक। भाई आपने जो लिया है रेफरेंस में वो आपके प्रपोजल के अंदर में तो होना चाहिए कि यहाँ पे हम उसको फिट किए और वो चीज़ हमने रेफरेंस में लिखा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वाइवा में पीएचडी इंटरव्यू के टाइम आपको पूछ सकते हैं। ये चीज़ आप भूलना नहीं है। मैंने शुरू में भी बताया,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि देर आफ्टर द पैनल फाइनलिस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन जस्ट like in any interview and they will you if you have any other question and this is the something I always do and why and this question is not particularly challenging to answer और यहाँ पे आपके सामने आपको पूछ सकते हैं कि आपने जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपने टॉपिक क्यों नहीं चुना, आपने किसी दूसरे जगह के बारे में सोच रहे हैं, अपने जगह के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो आप इस तरह जवाब दीजिए कि मुझे ये लगता है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ अच्छा लगता है, हमारा इस टाइटल इस जगह के साथ करेंगे तो सर हमारे पास ये चीज़ सामने आएगा। ये चीज़ आपको जस्टिफाई करना है। ये मैंने बार बार बोला कि आप अपने टाइटल में कितना आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कितना आप डिटरमाइंड है कि आपके टॉपिक सही है। कई बार आपको घूम फिर के पूछ सकते हैं, तो आप डरना नहीं है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको टू द पॉइंट करना है कि हमारा टाइटल जो है हम ये करना चाहते हैं जो कोई किए नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए, आपके रिसर्च वो होना चाहिए जो कोई दूसरे लोग किए नहीं है, क्योंकि जो आपने कर डालेंगे दूसरे को जो कर डाले हैं उसी को करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो आज के इस सेशन में कई सारा क्वेश्चन आंसर और किस तरह आप जवाब देंगे ये सारी चीज़ आपको बताया और आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपका थॉट्स के बारे में, आप अपने रिसर्च टाइटल के बारे में कितना लिटरेचर रिव्यू रीड किए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सजेशन में कि आप इंटरनेशनल रिव्यू और आपका नेशनल रिव्यू दोनों कीजिए। आपके रिसर्च में जो लिटरेचर रिव्यू है सिर्फ आप इंडियन या नेशनल रिव्यू किए बट आपने इंटरनेशनल रिव्यू नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। आप लिटरेचर रिव्यू में नेशनल का भी 2-4 नाम रखिए और इंटरनेशनल का भी 2-4 नाम रखिए ताकि आपको टू द पॉइंट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव में हमने जो रखे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो आपका हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो होना चाहिए। आपने हाइपोथेसिस में एक लिखा, ऑब्जेक्ट एक लिखा है, इसको थोड़ा सा मैच कर लेना कि हमारा हाइपोथेसिस के अनुसार ऑब्जेक्ट हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे व्हाट इज़ योर हाइपोथेसिस ऑन योर टॉपिक, व्हाट इज़ योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप डेटा कलेक्शन किस तरह करेंगे, आप प्राइमरी डेटा में काम करेंगे, सेकेंडरी डेटा में काम करेंगे, सेकेंडरी डेटा में कहाँ से डेटा मिलेगा, क्या इसका ये जो आपने टाइटल लिए हैं इसके इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट के कौन से ऑफिस में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता ही नहीं है गवर्नमेंट के कौन से ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको मान लीजिए वाटर रिसोर्स में काम कर रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्स में काम कर रहा है, आप मान लो कोई केमिकल रिएक्शन के ऊपर काम कर रहा है, कोई सामाजिक तत्वों के ऊपर काम कर रहा है और गवर्नमेंट उस चीज़ में ऑलरेडी जुड़े हुए है और उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने बार बार बोला आपने जो टाइटल है वो हमेशा टाइटल, ऑब्जेक्ट, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी ये सारी जो है एक कॉन्सिक्वेंस, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए जो एक दूसरे को कनेक्ट रहे। ये चीज़ में ध्यान में रखना। किसी प्रकार दिक्कत अगर होते हैं तो आप मेल करना ज़रूर। चलिए, और कुछ पूछना है आप सीधा मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि लंबा टाइम हमने लाइट में थे। फॉर बेस्ट गाइडलाइन दीपक वेलकम। और आप मुझे मेल कर सकते हैं और पीएचडी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने आज बहुत सारा टेक्निक, टिप्स और सारी चीज़ मैंने आपको बताया। और लास्ट टाइम मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या आपके पीएचडी करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको पूछ सकते हैं आप जो पीएचडी करना चाहते हैं कौन प्रेरित करता है। तो सबसे यहाँ पे एक इमोशनली सामने इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उसको खुश रखने के लिए आप अपने पेरेंट के नाम ले सकते हैं, अपने पिता माता के नाम ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको कौन इंस्पायर करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स जो अपने पिता माता उसके नाम लेना बहुत ज़रूरी है कि आप उसी के लिए है। भले मान लीजिए कोई किसी के पिता माता नहीं है या किसी का है, जो है या नहीं है बड़ी बात नहीं है, आप सीधा उनके नाम लीजिए कि उनके सोच विचारों में हम और थोड़ी सी कुछ थॉट जोड़ना चाहते हैं अपने समाज में। हमारे पिता माता के आशीर्वाद में हमारे इंस्पिरेशन हमारे पिता माता है, तो ये चीज़ को आपके सामने बताना होगा। थोड़ी सी यहाँ पे स्माइल के साथ आपको सारी इंटरव्यू में आपको आंसर देना होगा, गंभीर नहीं रहना है। कई बार मुझे बोलते हैं हमारे ऑडियंस कि सर आप काफ़ी
समय गंभीर से बात करते हैं, कई सारा टॉपिक गंभीर से पढ़ा देते हैं। मैं बहुत सारा काम रहता है, कई बार हो जाता है, सॉरी टू गाइज ऑल, क्योंकि गंभीर रहना अच्छा है। और कई बार इंटरव्यू में जब बात करेंगे तो थोड़ी सी स्माइल के साथ बात करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगी। और नेगेटिव क्वेश्चन हो या कुछ पॉजिटिवली आंसर आपको पता है और आप वो चीज़ बोलने के टाइम घबराहट जो आती है, उसके लिए भी आपको थोड़ी सी टिप्स है कि आप थोड़ी सुबह टाइम में मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके अंदर में जो थिंकिंग पावर है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। आप थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर में जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग पावर काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। और जब टॉपिक सिलेक्शन के जो बात हो, कई सारे विद्यार्थी या स्कॉलर के मन में वो चल रहे हैं कि सर टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछते हैं कि आपने क्यों टॉपिक को चुना, आपने इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, सब चीज़ घूम फिर के आपका फाइंडिंग ऑब्जेक्ट और हाइपोथेसिस आते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ क्लियर रखो। ये चीज़ अगर क्लियर है, आपका पीएचडी, आपका एडमिशन ओके हो गया। अब वो चीज़ क्लियर जवाब नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं आपका रुक जाते हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा। आपने जो टाइटल, बार बार मैंने बोला कि अपना टाइटल को अच्छा से समझो, थिंक अबाउट इन योर टाइटल। जो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि हम एक अच्छा इंटरव्यू देने के लिए क्या हमारा तैयारी होना चाहिए। क्या हम क्वेश्चन को अच्छा से समझ के आंसर देना, सबसे बड़ी चीज़, जो सामने वाला पूछे हैं उसको सोच समझ के आंसर जो टू द पॉइंट तुरंत देना है। और वहाँ पे आपका जवाब जो होगी ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं, जो जैसे पूछा उसको तुरंत जवाब देना होगी। एक क्वेश्चन मान लीजिए सामने वाले पूछे तो बगल वाला फिर एक क्वेश्चन पूछ दिए, तो 1 बाय 1 आप आंसर दीजिए, नहीं तो कि उनका क्वेश्चन छूट गया, उनका क्वेश्चन बोले, इनका क्वेश्चन भूल गए, ऐसा ना हो। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आपके सामने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हमारे सीनियर प्रोफेसर सर सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि इंटरव्यू थोड़ी सी स्मूथ हो। एक क्वेश्चन जब हो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन हो, कई बार हमने महसूस किए, हमारे स्टूडेंट या फॉलोअर्स का भी मेल आया कि सर एक क्वेश्चन पूछना दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरा क्वेश्चन मतलब कि एक हड़बड़ी चल रही है, एक जल्दीबाजी चल रही है इंटरव्यू पैनल बोर्ड में। तो इस तरह माहौल ना बनाया जाए। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, लाइव में अगर कोई प्रोफेसर देख रहे हैं मेरा ब्रॉड या कोई फैकल्टी देख रहे हैं, ये मैसेज ज़रूर जाए कि इंटरव्यू थोड़ी सी स्मूथ हो, अच्छा से हम क्वेरी कर सके कि वो स्टूडेंट या स्कॉलर सही में पीएचडी के लायक है या उसको चांस मिला जो अच्छा जवाब दिया था। यहाँ पे एक फेयर एडमिशन होना चाहिए। कई बार हमारे सामने यहाँ पे बच्चे लोगों का बात होती है कि सर बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, पैनल में नाम भी था, बट फाइनली हमारा हुआ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट कहीं पे करप्शन हो रही है या इस तरह मन में जो है विचार मत लाइए। आप अपना स्टडी को अच्छा रखिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्टडी को अच्छा रखिए तो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा। किसी का हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका इसका विचार करेंगे तो आपके मन में अपना स्टडी, थिंकिंग पावर, कैपेबिलिटी, आपका नॉलेज आप भूलते जाएंगे। इसीलिए जो हो गया उसको भूल जाइए। आप हाउ टू क्रैक इन योर पीएचडी एडमिशन, उसमें फोकस डालिए कि हमें क्रैक करना होगा। अगर नहीं हुआ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में होगा। अगर यहाँ पे हमने नहीं कर पाए तो वहाँ पे हम करेंगे, तो करेंगे ज़रूर। अर्थात आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने शेयर करूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके जो प्रश्न का जवाब वो सेल्फ कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आप पीएचडी एडमिशन के लिए जो प्रश्न पूछते हैं आप जवाब दे पाएंगे। कठिन प्रश्न आपके सामने नहीं होगी। जनरल क्वेश्चन का जवाब आप अच्छा से तैयारी कीजिए। इंट्रोडक्शन को जानिए, अपना ऑब्जेक्ट को जानिए, अपना हाइपोथेसिस को जानिए, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी को जानिए, हाउ टू डेटा कलेक्ट को जानिए, रिसर्च के टाइप को जानिए, रिसर्च कितने प्रकार होते हैं उसको जानिए, सैम्पलिंग कितने प्रकार होते हैं उसको जानिए, हर एक सैम्पलिंग के बारे में जानिए। और कोरिलेशन क्या है, क्या पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं, क्या नेगेटिव कोरिलेशन होते हैं, कितना वैल्यू होते हैं कोरिलेशन का, अगर ये वैल्यू है तो क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ को आपको कॉम्पैक्ट याद रखना होगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात रिसर्च के बारे में थोड़ी सी स्टडी करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे चैनल में ऑलरेडी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपका एज ए गुड रिसर्च, कई सारा वीडियो है, कंप्लीट देखिए।
मुझे लगता है आजकल विद्यार्थी शॉर्टकट हो गया, 2 मिनट सुनते हैं तो उनको लगता है अरे बोरिंग लग रहा है, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो वो देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। बेसिकली हम शॉर्टकट वे में चलते हैं, थोड़ी टाइम सुने तो हो गया। कंप्लीट सुनने का प्रयास, क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर आप रिसर्च फील्ड में आ रहे हैं, आपके अंदर में सुनने का क्षमता है, तो आप पीएचडी करेंगे, आप एक अच्छा स्कॉलर है। आपके अंदर में लिखने का बहुत टाइम, आप लिख सकते हैं। आपके अंदर में नींद ही नहीं आ रहा, दिन भर आप लिख ही जा रहा है, गंभीर चिंतन में है, तो आप रिसर्च करेंगे, आप एक अच्छा स्कॉलर बनेंगे, ये मेरा वादा है। मैंने देखा वो लड़का जो अच्छा से बहुत टाइम लिखने का प्रयास करते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी है, बहुत सारे नया चिंतन का विकास करते हैं, वही क्रैक करता है। बेसिकली शॉर्टकट यहाँ पे चांस नहीं है, ये मैं पहले से ही बोल दिए। जो शॉर्टकट वाला है, सुनने में 2 मिनट उसके पास टाइम नहीं है, लिखने में 1 घंटा समय नहीं है, तो वो उसके पीएचडी के वो लायक ही नहीं है। भले वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो या नेट क्वालिफाइड हो, भले कुछ भी क्वालिफाइड हो, एंट्रेंस में रैंक 1 है, लेकिन उसमें सुनने का क्षमता नहीं है, वो पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा गारंटी 100%, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। वो भले कुछ रट लिए, कुछ कर लिए, जेआरएफ हो गया, लेकिन आगे मुश्किल है। रिसर्च इतना ईजी नहीं है। रिसर्च में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपका थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और आपका क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थिंकिंग आपको होना चाहिए। और वो चीज़ तब आएगा जब हम उस चीज़ में डिवोटेड 100% देंगे। अगर आप 100% देते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो आप जवाब जरूर देंगे, 100% उसमें आप आंसर दे पाएंगे और आप भी क्रैक कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत सारे बातें किए आपके सामने और लाइव चैट ऑन था, आपके साथ बहुत सारे बातें शेयर हुई। और कुछ भी प्रकार का प्रश्न हो आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि रात हो गई है। गुड नाइट, फिर मिलेंगे अच्छा टॉपिक के साथ। कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था और हमने कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे, और कमिंग वीडियो भी आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे हमारे चैनल। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी है एक्चुअली। तो मैंने यूपीएससी और यूजीसी नेट का सेशन भी हम ला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पे नेट में जो पूछा जाता है क्वेश्चन और उसके टाइप्स, यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न और पीएचडी गाइडलाइंस का वीडियो मेरा चैनल में बहुत सारा है। आप ज़रूर एक बार देखें और समझें। मेन चीज़ है, देखना में कुछ नहीं होता, उसको समझना होगा। मैंने हिंदी में ही प्रयास करता हूँ आपको बोलने के लिए, ताकि आप भी समझ जाएंगे। और हमें उसको अपने दिल में लेना होगा। हम सुन लिए, हम करेंगे, फिर हम सो गए, काल परसों से भूल गए हमें करना क्या है, तो कहीं ना कहीं पीएचडी एडमिशन लेना इतना आसान नहीं रहा होगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो गए, जेआरएफ हो गए, फिर भी नहीं होगा। जब तक आपके अंदर में एक थिंकिंग विकास करने का और एक आपके मन में डेवलप होगा कि हमें पीएचडी करना ही है, तो आप कर लोगे। आप अगर सोच गए कि उस फ्रेंड का हो गया, मेरा हुआ नहीं है, तो आप कभी भी पीएचडी नहीं कर पाओगे। आपके मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना ज़रूरी है। जो मैंने लास्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ हमने शेयर किया कि हमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। और रिसर्च टाइटल सिलेक्शन, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही बड़ा इशू है कि सर क्या टॉपिक में हम पीएचडी के लिए बनाएं प्रपोजल। उसके लिए मेरा एक ही बात कहना है कि आप उस टॉपिक में पहले तो उसको पढ़िए, 1 महीना उस टॉपिक को रीड कीजिए। अगर आपके पास 7 दिन समय है या 20 दिन टाइम है, उस टाइटल के बारे में पहले रीड कीजिए, किताब पढ़िए। नेशनल आजकल बहुत सारा फ्री मटेरियल बुक भी है और बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, आप वहाँ मेंबर बनिए, उसको रीड कीजिए, आपने टाइटल के बारे में जानिए। पहले टाइटल को अच्छा से समझना होगा कि हमने क्या टाइटल है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे समाज में क्या मिलने वाले हैं। ये व्हाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। डब्ल्यू मैंने हर सबको बोलता हूँ, व्हाट, हाउ और व्हेन और व्हाई, ये जो पार्ट है आप क्लियर कर लो, आप पीएचडी एडमिशन हो गया आपका। ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट में आपको बोला कि ये व्हाई क्लियर होना ज़रूरी है। और हम जब व्हाई पार्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारे सामने चैलेंज है कि हम पीएचडी एडमिशन क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो। और हर क्वालिफाइड बुद्धिजीवी के साथ लड़ाई होते हैं, बुद्धिजीवी के साथ बातचीत होते हैं। सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी
एक दिन स्टूडेंट थे, उनको भी पता है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करते। आप खुद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। मैं बार बार बोला, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। आप रिसर्च से क्या निकालने वाले हैं, आपको जब पूछते हैं तो आप बोलेंगे कि मैं ये निकाल लूँगा। ये कन्फर्मेशन मत दीजिए, ताकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आप फंस जाओगे। क्या बोलेंगे कि हम प्रयास करेंगे, इसको निकालने का प्रयास करेंगे, हम इसको करने का प्रयोग करेंगे, इसको एप्लीकेशन करेंगे। इस तरह बातचीत होना चाहिए। हम कर डालेंगे, इस तरह मत बोलिए। वो बोलेंगे यार कुछ नहीं करेगा, ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर में जो एबिलिटी है, आप जो जानते हैं उसी को सामने लाइए। बस ये आपका इंटरव्यू जो है अच्छा सक्सेसफुली आप इसमें ख़त्म करेंगे। चलिए आज इस सेशन यहीं पे हम बंद करते हैं और फिर मिलेंगे लाइव सेशन में। और किसी भी प्रश्न होगा आप ज़रूर मेल करें। और इंटरव्यू सेशन कैसे लगा, आज इस सेशन में बहुत छोटी छोटी बातचीत हुई, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हुई, और इंग्लिश में देने का प्रयास करें। इंटरव्यू में आप इंग्लिश में आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू सेशन में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंग्लिश में जवाब देना होगा। व्हाई दिस रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट PhD इंटरव्यू क्वेश्चन इन दिस वन, द मेन क्वेश्चन इज व्हाई हैव नॉट अदर स्कॉलर done this research yet, and you can use it to exhibit your knowledge of the most recent development and your capability for the critical thought, and make sure you are aware of the reason the research question remain the unanswered in this result of people not knowing about this, and or perhaps you will adjust the current approach in your study because they have limits। तो ये चीज़ आपको क्लियर नॉलेज डेवलप गेन करना होगा, एंड एबिलिटी एंड इन योर ओन बिलीफ। आप खुद को बिलीव कीजिए तो आप ज़रूर क्रैक करेंगे। थैंक यू गाइस, टाटा, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।